जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। कई चीज़ों के बारे में सोचो लेकिन करो एक। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहे। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो गुरु जी के टाइम की संगत है और अंकल जी का नाम नितिन अंकल है। अंकल जी ने हमें सुंदर और महत्वपूर्ण सत्संग शेयर करा है। जैसे अंकल जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुनने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। सत्संग को बीच में ना छोड़े क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। सबसे पहले तो जय गुरु जी ने सबका दिमाग अलाइन किया हुआ है। सब इस वक्त कहीं और भी हो सकते थे पर नहीं, समहाउ गुरु जी ने सबको अलाइन किया है। यहाँ चलते हैं, सत्संग को सुनते हैं। संगत जी, मेरी जो जर्नी है वो बचपन से स्टार्ट होती है। मेरी भी जर्नी वहीं से शुरू होती है कि जब मैं छोटा बच्चा था मम्मी बहुत प्यार से रखती थी। बड़ा जो हमारे इंडिया में सिस्टम होता है ना कि फेयर बेस्ट भगवान, तो मेरे पास भी फेयर बेस्ट भगवान थे कि अगर तू पूजा नहीं करेगा तो यह जाएगा, पूजा नहीं करेगा तो वो हो जाएगा। लेकिन मम्मी ने बहुत अलाइन करके रखा था कि हमेशा भगवान को सेंटर मान के चलना है। तो मैं चलता था, मतलब मैं इतना बड़ा भक्त बन गया था कि आई एम नॉट बीइंग वीकली हेयर। इतना बड़ा भक्त बन गया था कि अब जब ये सेंट्रल सेक्रेटरीट देखा होगा आप लोगों ने जो दिल्ली में है, जहाँ पर सारे पॉलिटिशियन नॉर्थ ब्लॉक साउथ में रहते हैं, मम्मी ने इतना बड़ा भक्त बना दिया था कि उसे पे डॉम होता था। मुझे ऐसा लगता था कि जहाँ डॉम होते हैं वह भगवान होते हैं। तो मैं छोटा सा बच्चा होता था तो एक फॉरनर ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। अमेरिकन थी वो, तो मैं बस में कहीं जा रहा था, वहां पर मत्था टेक के ना, तो वो मेरे पे हंस रही थी कि कैसा बच्चा है ये। तो मतलब वैसा भगत बना दिया था मम्मी ने। तो पॉइंट बीइंग कि अच्छा पालन पोषण मम्मा पापा ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था मेरे पे। तो जर्नी बहुत मजेदार चल रही थी लाइफ की। और 2002 तक ऐसा लगता था, जब मैं 20 या 21 का था, डोंट गेस माई एज, पर तब मैं 21 का था, या जब मैं 2002 में 19 का था, तो चलो 2 साल का डिस्काउंट 19 का ही था। तो बहुत ही मतलब छोटी एज के अंदर ही गुरुजी ने अपनी बड़ी ब्लेसिंग के साथ, जो कि मैं उसे टाइम पे नहीं मानता था क्योंकि मेरे को नहीं पता था गुरुजी कौन है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि सब कुछ मैंने ये अचीव किया है, सब कुछ मेरा किया हुआ है, सब कुछ मतलब इतनी बड़ी पढ़ाई लिखाई की कोई भगवान जी थोड़ी ना करते हैं, मैं करता हूँ। ना कि इतना सब जो एक्सेल करते हैं कॉलेज में, जो सब करते हैं स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में जैसे भी हैं, वो सब तो मैं ही कर रहा हूँ। मैं ही हूँ सब कुछ, मेरा मतलब भी मेरा ही किया हुआ है। मेरा ये रिजल्ट जो कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू मैं पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ का हूँ। वैसे तो मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ लेकिन बैक तो चंडीगढ़ से हूँ क्योंकि मैं चंडीगढ़ से पढ़ा हूँ। वहाँ से क्या हुआ कि अर्ली ग्रेजुएशन चले, गुरुजी ने बड़ी अच्छे से जल्दी से जॉब भी लगवा दी। लेकिन मेरे को मतलब थैंक यू गुरुजी का कोई भी नहीं, क्योंकि मैंने लगवाई थी वो जॉब, मेरा था सब कुछ। तो क्या हुआ जी की जॉब लग गई, सब कुछ हो गया। तो वो होता है ना कि जब हम ब्लॉन्ट अप हो जाते हैं, हमें घमंड होना शुरू हो जाता है। हमारा जो होम में, जिसे पंजाबी में कहते हैं पत्नी, संस्कृत में कहते हैं ना, वो ईगो बूस्ट हो गई। ईगो बूस्ट इतनी हो गई थी कि मुझे ऐसे लगता था कि सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ लाइफ के अंदर। लेकिन गुरुजी के ना अलग से प्लान से 2002 के अंदर जब मैं पहुंचा, टीवीएस बेंगलोर में R&D का इंजीनियर बन गया था। बड़ा अच्छा सा सब कुछ चल रहा था, अच्छा पैकेज मिल गया लाइफ के अंदर, और बिगड़ भी गया था मैं। जब गुरुजी किसी से मिलते थे ना, कोई लड़का लड़की बहुत हैंडसम है ब्यूटीफुल बन के जाते थे, तो गुरुजी के पास गुरुजी कहते थे ये मॉडर्न हो गया है, या तो कहते थे मॉडर्न हो गई है, उनकी भाषा में बोले तो बिगड़ गया है, या फिर वो बिगड़ गई है। तो मैं बहुत मॉडर्न हो गया था और बहुत बिगड़ भी गया था। बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती थी और बड़ा अच्छा सब कुछ था, वो सब चल रहा था। तो उनके बीच में क्या होता है कि एक दिन टीवीएस का CEO आता है, प्रेजेंटेशन होती है 19 जुलाई 2002 की तारीख थी। वो डेट मुझे याद है क्योंकि वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो उस डेट पर क्या होता है कि हम प्रेजेंटेशन देते हैं, जो प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेजेंटेशन सबसे मस्त हो जाती है। फॉर्चुनेटली वो चीज़ CEO को बहुत पसंद आती है, CEO बहुत खुश हो जाता है। CEO ऑफ लाइफ कहा, 20,000 पीपल होते हैं वहाँ पे और वो इम्प्रेस हो जाते हैं और वो बोलता है यार ये बंदा कौन है। तो ऐसे प्रिंटिंग आउट वाली बात आ जाती है। वहाँ बैठे ऑफिस के सारे लोग बहुत खुश होते हैं। मेरे को समझ नहीं आता कि ये खुश क्यों है, क्या हो रहा है संगत जी। वो मेरा डाउनफॉल था, मतलब मटेरियल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में वो ऑफ लिफ्टिंग थी, क्योंकि मैं इतना डिसअपॉइंट और मैं इतना डिप्रेस हो गया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मतलब वैसे वाले सवाल आते हैं ना जो थोड़े से घूमे होते हैं। आप सब मुझे थोड़ा सा जानोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं थोड़ा घूमा हुआ आदमी हूँ। तो वो घूमे हुए सवाल आते थे मेरे मन के अंदर कि मैं कौन हूँ, ये खुश कौन है, ये हंस कौन रहा है, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज द पॉइंट, ये लाइफ चल क्या रही है, ये सब क्या हो रहा है, मतलब पैदा हो रहे हैं सब मर रहे हैं, ऐसे उल्टे सीधे सवालों ने घेर रखा था मुझे। तो इतना
सर मेरे दिमाग में चलता रहता था उस वक्त। आई वॉज एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड एट दैट पॉइंट। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसने मुझे छोड़ दिया था। फिर थोड़े वक्त बाद मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। इसके बाद मैं फ्री होकर घर पर बैठ गया। फिर मैं कुछ नहीं करता था, बस सारे टाइम घर की दीवारें देखता रहता था। उस वक्त मैं सोचता था ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर छोड़ो ये सब। मेरे जो मौसी के बेटे हैं, मतलब मेरी मौसी जी, मेरी मम्मी ने बड़ी, उनके बेटे हैं, वो गुरुजी के पास जाते थे। उनका नाम अश्विन वर्मा है। गुरुजी उनको बहुत प्यार करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन जब वो गुरुजी के पास जाते थे तो वो एक दिन घर आए हमारे पास और आके उन्होंने मेरी हालत देखी। बोले कि चल यार, मैंने वहाँ पे श्रीलंका में कोई तो गैस स्टेशन खुलवाने है, तो तू मेरे साथ चल, वो वाला काम कर, क्यों ऐसे अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है यहाँ पर। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कुछ कर तो रहा नहीं, चलो मैं यही करके देख लेता हूँ। तो मैं उनके साथ गया संगत जी। देर वॉज द पीरियड ऑफ 2002 के गुरुजी कुछ हैं या नहीं। ऑल्सो वो बचपन वाली भक्ति थी, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर थी। मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया गुरुजी के स्वरूप को, कभी कुछ डिसरिस्पेक्टफुली बोला नहीं है गुरुजी को। लेकिन भैया इज लाइक ऑल द टाइम गुरुजी, ये गुरुजी, वो गुरुजी, वो गुरुजी। उस वक्त उनके घर पर भी आए थे, तब मैं भी वहीं रहता था यमुना पार। तो मुझे उस वक्त जी कुछ फील नहीं हुआ, कोई कनेक्शन नहीं हुआ। ऐसे बोलो तो कुछ भी नहीं बोला। वो पीरियड वैसे ही चलता रहा। मैं काम भी कर रहा हूँ पर साथ साथ मैं दीवारों को भी देखता रहता था। बड़ी बार मेरे मन में ये सब कर लिया। एक दिन अचानक से मन में आया कि भाई से बोलूं, गुरुजी के बारे में बात करता हूँ। क्योंकि मेरे भैया ने मुझे कभी पुश नहीं किया और ना ही मुझे उन्होंने कभी ये बोला कि चल गुरुजी के पास चल, तेरा दिमाग ठीक करते हैं। उन्होंने हमेशा चाहा जैसे एक ट्रू सेंस में डिवोटी को होना चाहिए, गुरुजी पर ही सब कुछ छोड़ दिया। और बोले कि गुरुजी जब आपकी इच्छा होगी तब मेरा दिमाग सीधा कर देना, अगर आपकी इच्छा नहीं भी होगी, ये वैसे भी बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ की तरह आगे ही चलता रहेगा, दैट फाइन। तो संगत जी एक दिन अचानक से मेरे मन में फुल आया कि यार एक बार देख के आता हूँ कि गुरुजी स्टफ है क्या। मतलब ये इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, दिल्ली के, इतना सब कुछ है, लेकिन हर वक्त गुरुजी गुरुजी करते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो जाकर देख कर आते हैं गुरुजी को। तो एक दिन मैंने भैया को बोला कि भैया अगर आज आप जाओगे तो मुझे भी साथ लेके चलना। नवंबर 2003 की बात है, हल्का सा फॉल सीजन था, हल्की सी ठंड होती है। तो मैं गया, देखता क्या हूँ। संगत जी आप में से कोई छोटे मंदिर गया है कभी? किसी को रूम का कुछ आइडिया है कैसा आर्किटेक्चर है? यू एंटर एंड देयर वॉज आर 4 स्टेयर्स एंड 5 विच गोज डाउन एंड लेफ्ट साइड में एक डोर है जहाँ एक किचन है, जिधर गुरुजी का लंगर प्रसाद भी बनता है, साथ ही में कॉफी का टेबल है, काफी बड़ा सा है। गुरुजी उसके ऊपर बैठ जाते होते थे शाम को, लाइक 5 या 6 बजे के आसपास मस्ती करने के लिए। जस्ट पीछे ही एक रूम है सामने जहाँ पर गुरुजी का रूम होता है। राइट साइड में ऐसे घूमो, यू टर्न करो, वो सीढ़ियाँ नीचे उतर के यू टर्न, जहाँ पर गुरुजी का सिंहासन लगा हुआ है। तो मैं पहली बार जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से गुरुजी तो वहीं होते हैं। जो ये बोलते हैं कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, किसी का ये नहीं करना वो नहीं करना, और बताओ चढ़ावा कितना। तो मैं उसी माइंडसेट से गया और वहां पर जाता हूँ, देखता हूँ लाइक शाम को 6 या 6:30 बजे का टाइम है। गुरुजी के वहां पर लोग बहुत ही अच्छे से सच समझ कर आए थे। सब लोग जैसे कहते हैं ना पंजाबी टोटम के आए हुए थे, सारे के सारे नहा धो के क्लीन, और वे सब तो सारे लोग संगत में बैठे हैं। मैं भी जाता हूँ वहाँ पे और मैं भी जाके वहाँ पे लाइन में कहीं बैठ जाता हूँ और पीछे गुरबानी चल रही है। पंजाबी हूँ बाय बैकग्राउंड, तो पता है कि गुरबानी में क्या बोल रहे होते हैं। तो मैं वो सुन रहा था, मजे चल रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कि ये गुरुजी कौन है अभी भी पता नहीं। कि एक बारी मैं उनको मिला था भैया के घर पे, तभी मुझे कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ। तो क्या होता है कि 6 6:30 बजे के पास जब ये सब हो रहा था, तो एक अंकल आते हैं जिनका नाम सिंगला अंकल होता है। ये मुझे बाद में पता चलता है, लेकिन वो अंकल आते हैं और आके ना मुझे चाय प्रसाद देते हैं। उस वक्त मेरे लिए तो सिर्फ चाय ही थी, चाय प्रसाद नहीं। वो मुझे देते हैं और मैं चाय पीता हूँ। पता नहीं एंटिसिपेशन, बड़ी सारी एक्सपेक्टेशन ही रन ओवर कर रही थी ब्रेन में, पता नहीं कौन होंगे गुरुजी। खैर 7 बजे क्या होता है कि मैं बैठा हुआ हूँ, लेफ्ट साइड में कॉफी टेबल है ना, मैं उसके पास बैठा हूँ। जो लेफ्ट साइड में रूम है, वो रूम खुलता है, एक मजिस्ट्रेट पर्सनालिटी बाहर निकलते हैं। वह मजेस्टिक इसलिए होते हैं क्योंकि उनके चेहरे पर इतना ऑरा होता है, इतनी सारी एनर्जी होती है, जैसे कोई आवारागर लड़का उस चीज को रिसीव कर पा रहा है। कि वो ऐसे निकलकर सामने आते हैं और मेरे सामने से चलते हुए राइट में चले जाते हैं। और जब वो जाते हैं ना, उनकी इतनी सारी खुशबू आती है मुझको कि उस टाइम में मूर्ख था, वैसे अभी भी हूँ लेकिन अब थोड़ा सा कम हूँ। उस टाइम मुझे लगा कि ये जो परफ्यूम लगाया इन्होंने, लगाया ये लड़कियों वाला है। उस वक्त मेरे दिमाग में बात आई कि बहुत ही बढ़िया सही परफ्यूम है ये। बहुत ऐसा वक्त लग रहा था जैसे कि 20,000 रोज इसको एक साथ जस्ट बना के एक ड्रॉप में डाल दिया, और ये जो उनकी फ्रेग्रेंस होगी एकदम वैसी फ्रेग्रेंस आ रही थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने शक्ल देखी, सब कुछ क्लीन शेव, इसलिए गुरुजी संगत जी मुझे भी गंजा कर रहे हैं, पर पूरा कुछ क्लीन शेव, मैजिस्ट्रेट इतने हैंडसम। मैंने कहा ये तो हक है गुरुजी की, सही पर्सनालिटी है। बाकी जो गुरु होते हैं वो गुरुजी होते हैं, गेट इट, पर इतने नहाए धोए वाले गुरुजी नहीं होते, ये काफी नहाए धोए वाले गुरुजी हैं। तो गुरुजी साइड में आते हैं और अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर सारी संगत खड़ी हो जाती है। मैं भी उस वक्त आउट ऑफ रिस्पेक्ट खड़ा हो जाता हूँ, पर प्यार कोई नहीं है मेरे पास इन पर्सनालिटी के लिए, अभी तक भी कोई रिस्पेक्ट है, क्योंकि मम्मी ने सिखाया था कि ऐसे किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते।
किसी के लिए भी मैं खड़ा हो जाता हूँ, पर वहाँ जाके बैठ जाते हैं और फिर सारी संगत बैठ जाती है। गुरबानी पीछे से चल रही होती है, 5 मिनट निकलते हैं, 10 मिनट निकलते हैं, फिर 20 मिनट, ऐसे ही आधा घंटा 1 घंटे के पीछे गुरबानी चलती रहती है, वो जारी रहती है। फिर भी मैं सोचने लगा कि यार ये गुरुजी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो ये सब क्या हो रहा है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ये गुरुजी होकर कुछ बोलें कि तुम्हें कुछ झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है हमेशा और अच्छे काम करने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना, तो कुछ तो बोलो, कुछ तो मैसेज दो संगत को। पहली बार गया था, कुछ भी नहीं बोले, मैं बैठा रहता हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो अचानक से लाइक 8 या 8:30 के आसपास, मेरे को करेक्ट तो नहीं पता कि ये सारे टाइम इतने दिमाग से कैसे एस्टिमेट से बता रहा हूँ, 8:30 बजे के आसपास में क्या होता है कि गुरुजी किसी को इशारा करते हैं, तो वो सिंगला अंकल गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी उनके कान में कुछ कहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो इतने में क्या होता है कि गुरबानी को वॉल्यूम लो हो जाते हैं और मैट बिछने शुरू हो जाते हैं सारी जगह पर। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। मेरे को लगा शायद लंगर वगैरह हो रहा होगा, विच वॉज ट्रू, लंगर की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि गुरुजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे। कुछ ये देखने में तो बड़े अच्छे से हैं और मतलब किसी से कुछ बोलते हैं बीच में, लेकिन कुछ शब्द नहीं, कोई कीर्तन नहीं है, तो ये सब चल क्या रहा है। क्या फिर लंगर प्रसाद शुरू होता है, मैं आपको कैसे बताऊं। मतलब ना अपनी फैमिली में से किसी का झूठे से मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। और पहले दिन ही गुरुजी वहाँ बिठाते हैं और एकदम 4 लोग आ जाते हैं कि प्लेट होती है जिसके अंदर वो लंगर प्रसाद सर्व कर दिया जाता है। अब इस चीज़ से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। उस टाइम मेरे जो 3 कंपेनियन थे उनको पता लग जाता है कि ये नया नवेला बंदा है और एटीट्यूड दिखा रहा है, अब इसकी बुद्धि लाइन नहीं हुई है, जल्द हो जाएगी। उनका ऐसा लगता है क्योंकि मैं फीलिंग करके खा रहा हूँ, मतलब अपने चम्मच से दाल इधर कर दी और आलू बैंगन इधर कर लिए, मिर्च की चटनी इधर कर ली और अपनी रोटी इधर कर ली, चुपचाप से साइड खा लिया, चलो ठीक है जो भी है जैसा भी है चलेगा मुझे। इसके बाद जो सबको होता है ना कि एक्चुअली मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी देखा कि पहले लंगर प्रसाद दे दिया जाता है ताकि तुम गुस्सी हो जाते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम भगवान के पास कनेक्ट हो। मुझे भी लगा कि ये वही फंडा होगा कि अच्छे से खिला पिला दिया और इसके बाद टल्ली हो जाएगा और फिर सब की शुगर हाई हो जाएगी, सबको फ्री लगेगा कि अब भगवान के साथ निभ लग गई है। ये तो मुझे लगा कि ये सही सीन है। और खैर बाहर निकले, लंगर प्रसाद हुआ, गुरुजी उठे, हम सब भी उठे, गुरुजी राइट से लेफ्ट में चले गए। गुरुजी ने इतना अच्छा चोला डाला हुआ था, गुरुजी अंदर गए, मुझे लगा शायद गुरुजी का डिनर टाइम होगा, ठीक है मैं भी ऐसे ही हूँ। थोड़ी देर में हम बाहर आ गए, फिर चिट चैट की भाई और भाभी मेरे साथ आए हुए थे, भाई अश्विनी वर्मा, पिंकी भाभी। तो चिट चैट की थोड़ी देर बाद हम अंदर आ गए। वापस आए तो अब देखता हूँ कि गुरुजी ना दोबारा से बाहर निकल के आते हैं। पहले वो हैंडसम जेंटलमैन लग रहे थे, पर अब तो वो एक दूध जैसे कपड़े डालकर आते हैं। उन्होंने एक नाइक का लोअर डाल रखा है और पूमा के शूज डाल रखे हैं और टी शर्ट पाई हुई है, ऑरेंज और वाइट कलर की होती है, गुरुजी की स्टेप वाली है, गुरुजी की बड़ी फेवरेट टी शर्ट होती है, तो वो पाई हुई है। और गुरुजी आते हैं अपने आराम से मस्ती करके, वहाँ पर जाके फिर से अपने दोबारा सिंहासन पर बैठ जाते हैं सारे लोग, फिर दोबारा से वहीं पर बैठ जाते हैं। मेरा पहला दिन था ये आज्ञा लेना है, वो फंडा मेरे भाई ने बताया। होता क्या है कि मैं गुरुजी को देखता हूँ क्योंकि मैं उस टाइम टेस्टिंग मूड में होता हूँ, कि मैं उस टाइम का उस मूड में हूँ कि ये वो बंदा है, कौन इसमें कितना दम है, ये चीज़ क्या और यहाँ क्या चल रहा है। गुरुजी वहाँ बैठे हुए हैं और गुरुजी अपने हाथ से जिसको भी इशारे करते हैं वो बंदा उठता है। और अब ये सब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ये सारी चीज़ें वो उठाते हैं और गुरुजी के पास जाकर माथा टेकते हैं। गुरुजी की मर्जी होती है, किसी से रैंडमली बात करते हैं या फिर किसी को करते ही नहीं। और एक स्टाइल में बोलते हैं चलो मैं ये सब देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पर सब कुछ एनालाइज कर रहा हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मुझे लगे ये काफ़ी पहुँचे हुए लोग होंगे जो लोगों को परमिशन देते हैं कि नाउ इट्स योर टाइम टू गो। तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगा इसके बारे में एनीवे, लेकिन ज़्यादा मुझे तब लगा जब भैया और भाभी को दोनों को आज्ञा मिल गई। मैं एकदम से भाग के उनके पीछे गया और मैंने कहा कि आपको आज्ञा मिल गई, बाहर जाकर मेरी भी वेट करना, मेरे जो राइड है वो आपके साथ शेयर है, मैं यहाँ से ट्रांस यमुना पैदल चल के नहीं आऊँगा। तो वो कहते हैं कि तुम चिंता नहीं है, बाहर ही हैं, जब तक गुरुजी आज्ञा नहीं देंगे, यह पहली बार है। अब मुझे कुछ नया सुनाई दे रहा था, उन्होंने बोला जब तक गुरुजी आज्ञा ना दे तब तक कहीं जाना नहीं है, उसी वक्त जाके गुरुजी के पास बैठ जा। गुरुजी अब मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनसे कुछ दूरी पे बैठा, रात के कोई 10 या 11:30 बजे होंगे, टाइम निकलता जा रहा था। गुरुजी सबको आज्ञा देते जा रहे थे पर मेरी आज्ञा नहीं हो रही थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पर खैर मैं बैठा रहता हूँ विदाउट एनी रिस्पेक्ट, विदाउट एनी भक्ति, विदाउट एनी फेथ, मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ। बिकॉज भाई ने बोला था कि जब तक आज्ञा ना मिले कहीं जाना नहीं, तो मैं चेक द बॉक्स के लिए बैठा रहता हूँ। अचानक से गुरुजी उन्हीं सिंगला अंकल को दोबारा से बुलाते हैं। सिंगला अंकल रात को 11 11:30 बजे के आसपास दोबारा से चाय प्रसाद देते हैं। तो मुझे ये सब अजीब लगता है, सोचता हूँ कोई नहीं, ले लेता हूँ, सभी चीज़ें आधे मन से चल रही हैं, ये चाय प्रसाद भी पी लेता हूँ। चाय प्रसाद पीता हूँ संगत जी, ऐसा लगना शुरू होता है कि ये चाय का घूंट भरते ही ऐसा लगना शुरू हुआ कि आई एम गॉन एक्सप्लोड, मेरे अंदर इतना सब कुछ भरा हुआ कि मैं फट जाऊंगा। एंड एवरी सिंगल वेन एंड माई फुल बॉडी इज थ्रोइंग, मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि अंदर कुछ ना कुछ है, बहुत सारी एनर्जी है जो ना निकलने वाली है। और यह है मेरे इनवर्ट सिस्टम है। आउटपुट सिस्टम क्या होते हैं कि मेरे हाथों और संगत जी नॉट
एग्जैक्टली लाइक हैंडीकैप जैसे होते हैं, मैं ऐसे हो जाते हैं, दोनों हाथ जस्ट स्ट्रेच हो जाते हैं, अजीब सी शक्ल बन जाती है। बाद में लोगों ने बताया मेरे को, इंटरनल क्या फील हो रहा था कि हम दोनों एक्सप्लोर में फट जाऊंगा। इतना सब कुछ है मेरे अंदर कि मैं ना ऐसे करके ब्लास्ट हो जाऊंगी। सारे लोग ये चीज़ देख रहे हैं वहाँ पर। एक्चुअल में इतने सारे लोग रात के 12 बजे वहाँ पर 5 लोग बैठे हुए ये सब चीज़ देख रहे होते हैं। सिंगला अंकल ये सब रिस्पेक्ट में मुझे पता लगा कि सिंगला अंकल घबरा जाते हैं मेरी शक्ल देख के। सारे लोग मेरे से दूर हो जाते हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया है। सिंगला अंकल बैठे हुए थे, एकदम उनको लगता है कि नाउ इज़ द टाइम। वो गुरुजी के पास जाते हैं, वहाँ जाके उनको कुछ कहने लगते हैं। मैं दूर से देख रहा था कि वो भी एक्सप्लोर वाली स्टेज में थे। गुरुजी उनको बोलते हैं कि तू जाके, मेरे को समझ नहीं आता कि मेरे लिए क्या कह रहे हैं। मैं अपने इस वेट स्टेट में बैठा हूँ, हाथ में मेरे पास चाय प्रसाद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको तोड़ दूंगा, कांच ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ भी होगा। मतलब इतना सब अंदर चल रहा था। बाद में जाकर वह सिंगला अंकल उस टाइम बाहर आए, भाई को बोल देते हैं, मेरे जो आशु भैया थे, अश्विनी भैया थे, उनको भी बोल देते हैं कि तेरे भाई की तो अंदर बहुत बुरी हालत है, कुछ हो गया है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। और वो सुनते ही उनका दिल घबरा जाता है, क्योंकि मौसी का बेटा है, उनके घर आए हुए और वो ऐसे गुरुजी के पास लेके आए हैं, इसको देख के तो घबरा जाते हैं। तो वह अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो उनको बोलते हैं कि रुक जाओ, गुरुजी के पास हैं, जो राइट होगा वो गुरुजी ने करना है, उनको करने दो। यहाँ अंदर वाले लोगों को सबको चिंता है कि इस लड़के को क्या हो गया है। खैर वो चिंता खत्म होती है रात को 12:30 या 1 बजे के आसपास। गुरुजी एकदम सिंहासन से उठते हैं, मेरे पास आते हैं, पास आकर खड़े होकर मुझसे बोलते हैं कौन है तू। बड़े गुस्से में आकर बोलते हैं कौन है तू। एक सेकंड में रेट्रोस्पेक्ट नहीं है, ये बात बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास इतनी सारी नेगेटिविटी थी, जो ये सब दीवारें देखता था, वह गुरुजी ने 1 या 2 मिनट के सेकंड के अंदर सब गायब कर दिया था। मेरे को याद भी नहीं रहा उस टाइम कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं डिप्रेशन में था। गुरुजी ने मुझसे कुछ सवाल पूछे जिनको मैंने सही उत्तर दिया। इसके बाद मैं ठीक हो गया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे भी आज्ञा दे दी। फिर मैं बाहर आकर भैया और भाभी के साथ घर चला गया। संगत जी अब समझ आता है सब कुछ महाराज की लीला परम्पार है। उनके दरबार में बिगड़े लेख भी बन जाते हैं, सोई हुई किस्मत भी उठ जाती है। संगत जी माफी, अगर सत्संग बताते वक्त गलती से मुझे कुछ निकल गया हो तो माफी गुरुजी। उस वक्त आपको कुछ समझ नहीं पाया मैं। संगत जी लाइफ में सत्संग तो बहुत हुए थे, पर जो वो सब एक्सपीरियंस किसी और सत्संग में शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है गाँव के लोग और भगवान इंद्रदेव की कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में हम उसी दिन बड़े हो जाएंगे जिस दिन अपने आंसू पहुंचकर हम स्वयं खड़े हो जाएंगे। एक बड़ी छोटी सी कहानी है गाँव की, जहाँ के किसानों की किसी बात से नाराज होकर, क्रोधित होकर इंद्रदेव ने कह दिया कि आपके यहाँ अब 12 वर्षों तक फसल नहीं होगी। क्योंकि 12 वर्षों तक फसल नहीं होगी, बरसात नहीं होगी, गांव के किसान बड़े परेशान हुए कि ये क्या हो गया। उन्होंने दोबारा से प्रार्थना की, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। इंद्रदेव फिर से प्रकट हुए और बहुत प्रार्थनाएं कर रहे थे गांव के किसान। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको उपाय बताता हूँ। इसका उपाय यह है कि अगर भगवान शिव जी अपना डमरू बजा दे, तो जिस दिन वो डमरू बजाते हैं, जिस क्षण वो डमरू बजा के दे, उसी क्षण आपके गांव में बारिश हो जाएगी। लेकिन आपको उनको प्रसन्न करना होगा। और इधर इंद्रदेव ने जाकर के भगवान शिव से आग्रह किया कि प्रभु कुछ भी हो जाए, आपको डमरू मत बजाना। गांव के बाद गांव के जो किसान है उनकी बात से मैं नाराज हो गया हूँ, अप्रसन्न हो गया हूँ और मुझे क्रोध आया है। तो मैंने कह दिया कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी, अब आप मेरी बात रख लेना। गाँव के किसानों ने प्रार्थना की प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने की। भगवान शिव जी ने दर्शन दिए तो गाँव के किसानों ने वही बात रखी जो इंद्रदेव नाराज हो गए, क्रोधित हो गए हैं। आप कुछ चमत्कार कीजिए, डमरू बजा दीजिए, बारिश हो जाएगी। भगवान शिव जी ने भी कह दिया कि अब तो डमरू 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। गांव के किसानों को लगा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे सारे प्रयास, सारे प्रयत्न कर लिए, अब क्या करें। तो गांव के जो किसान थे अपने घरों में रहने लगे। उन्होंने काम धंधा छोड़ दिया। जब बारिश होगी नहीं, खेत में जाने का मतलब क्या, जब फसल ही नहीं होगी। लेकिन एक किसान था जो हर सुबह अपना हल लेके खेत के लिए चल पड़ता था, खेत को जोतता था, निदाई गुड़ाई सारे काम करता था, जो फार्मिंग के सारे काम होते हैं। और बाकी के जो गांव के लोग थे, जो किसान थे, वो मजाक उड़ाते कि तुम पागल हो गए, जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक फसल होगी ही नहीं, वर्षा होगी ही नहीं, तो किस बात को लेकर तुम रोजाना चल देते हो। तो जो किसान जो रोज जाता था अपने खेत में, वो कहता है कि मैं रोजाना जाता हूँ ताकि कहीं मैं खेती करना ना भूल जाऊँ, किसानों की बात करना ना भूल जाऊँ, मुझे याद रहना चाहिए कि खेती कैसे होती है। बस इसलिए ये जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, इसको निरंतर करता रहता हूँ। मुझे पता है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं अपना काम तो करता रहता हूँ। रोज यही होता है, रोज यही डिबेट, यही वाद विवाद होता था। एक दिन माता पार्वती जी ने ये जो तात्विक चर्चा थी, इसको सुन लिया और तुरंत वो महादेव जी के पास गई। भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु, गांव के किसान आपसे बातचीत कर रहे हैं और एक किसान ऐसा है जो रोज जाता है और अपने खेत में वो करता है कि कहीं मैं किसानी करना ना भूल जाऊं, खेती करना ना भूल जाऊं, इसके लिए निरंतर प्रयास करता है। मुझे तो चिंता सता रही है कि ऐसा ना हो कि आप 12 वर्षों तक डमरू ना बजाए, तो कहीं आप डमरू बजाना भूल गए। भगवान शिव जी को बात में दम लगा। उन्होंने तुरंत अपना डमरू उठाया जांचने के लिए कि बज रहा है कि नहीं।
जैसे ही उन्होंने डमरू बजाया उसी क्षण उसी पल उस गांव में वर्षा हो गई। जो गांव के किसान थे बाकी सारे वो मायूस हो गए, क्योंकि उन्होंने तो बीज बोए ही नहीं थे, फसल होनी कहाँ थी। लेकिन वो एकमात्र किसान जो निरंतर जाता था, अपने खेत को जोता था, सिर्फ उसी ने खेती की और बहुत फसल हुई। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, हमें अपने जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।